हरिजन परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। जन्म होने के बाद ये बच्ची बिल्कुल हरिजन परिवार से विपरीत थी। कैसे विपरीत थी? गोरी चिट्टी सुंदर, पूरा खानदान सावले कलर का था, लेकिन ये लड़की सबसे अलग दिखा करती थी। सबसे अलग होती है कोई बात नहीं, लेकिन जब ये लड़की बड़ी होती है तो बड़ी जब ये होती है और घर में जब शाकाहार यानी मांसाहार खाना बनता है, यानी मांस जब रंधता है, तो ये लड़की घर से बाहर अपने मुंह को ढककर बैठ जाया करती। यहाँ तक कि इसको उल्टियां भी आती हैं और ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करती थी जब उस घर में ये सारी चीजें बना करती थी। माँ बेटी को इस माहौल में ढालना चाहती थी। पिता भी डांट भी लगाता है, फटकार भी लगाता है। 4 साल की बच्ची किसी की बातें नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें बहुत कुछ भोगना पड़ेगा, तुम ऐसा कुछ मत किया करो, मेरे कर्मों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें भी फिर ऐसा ही देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो जाती है कि माँ बाप इस बच्ची के कहने से इसके ढंग में ढल जाते हैं, इसको जबान कर देते हैं। गांव में आपको पता है करीबन 16 से 17 साल की बिटियों की शादी हो जाया करती थी पहले। अब यहाँ पर ये लड़की जब 16-17 साल की होती है तब तक इसकी हुकूमत इसके घर में चलती है, यानी इसकी वजह से पूरा परिवार मांसाहार नहीं करता है। लेकिन जब ये शादी होकर अपने घर जाती है तो वहां से एक दिन खबर आती है कि तुम्हारी बेटी नहीं रही है, यानी एक जीव आत्मा इस संसार में संघर्ष नहीं कर पाती है, वो हार जाती है मांसाहार और शाकाहार के बीच में। दोस्तों, आज भी उसका पति जेल के अंदर बंद है और ये जो पुनर्जन्म की घटना है ये काफी कुछ आप लोगों को सिखा कर जाएगी, आप लोगों को बताएगी कि आत्मा को कितना विरोध करना पड़ता है जब उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद होती हैं। और घरों में फर्क हो जाता है, फर्क हो जाता है जात पात का, फर्क हो जाता है अमीरी गरीबी का, तो वो आत्मा बहुत तड़पती है। जैसे कि आज इसमें इस घटना में एक आत्मा संघर्ष नहीं कर पाती है सब कुछ पता होते हुए। तो क्या आप इस एक सुंदर सी स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हैं? सत्यता पर रखी हुई एक घटना है। आज ये लड़की हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इसकी बातें, इसका रहन सहन हमें झंझोर कर रख देता है, हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि सही है परमात्मा, हे भगवान, तेरी माया बहुत अच्छी है कि जो हमें पिछला जन्म याद नहीं रहता। अगर याद रहता तो इस सृष्टि पर आतंक, लड़ाई, झगड़े, शायद यही चीजें आपको देखने को मिलती। तभी तो हर किसी को अपना बीता हुआ जन्म याद नहीं रहता। ये कुछ ऐसे संदेश हैं। अब दोस्तों, इस कहानी की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के जिला पलवल से। एक गांव पड़ता है जिसका नाम सौंद होता है। सौंद गांव में एक हरिजन परिवार रहता है। परिवार के अंदर सन 1983 में एक लड़की का जन्म होता है। अब ये 6 बहन पहले थी और 7वीं बहन ने जन्म लिया था। 2 भाई उससे पहले होते हैं। जब ये 7वीं बहन जो घर में सबसे छोटी होती है, जब ये अपनी माँ से पैदा होती है तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता है। क्यों मच जाता है? क्योंकि 2 भाई 6 बहन बिल्कुल काले थे, यानी कि वो बिल्कुल सांवले थे, लेकिन ये लड़की बिल्कुल दूध जैसी सफेद थी, यानी गोरी चिट्टी थी। होठ मानो गुलाब की पंखुड़ियां हों और बिल्कुल ऐसे गुलाबी होठ इसके, बहुत सुंदर पैदा होती है। अब यहाँ पर जो हरिजन परिवार होता है वो खुश हो जाता है कि हमारे खानदान में इतनी सुंदर लड़की आई है, लेकिन कुछ लोग ताने भी मारते हैं। कहते हैं कि क्यों री, किसका बच्चा लेके आई हो तुम, जो तुम्हारा ये बच्चा इतना सुंदर और खूबसूरत है। ये लड़की, हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे भाई की बेटी है। यानी बहनें या नंदे ताना मारती हैं। अब ये लड़की बहुत ज्यादा रोती है और इसके गले पर निशान था। दोस्तों, इसके गले पर निशान था जब ये पैदा हुई थी, लेकिन उसकी माँ खुद एक दाई थी, तो वो इस बात को इग्नोर करती है। उन्हें पता है कि कभी कभी बच्चे के शरीर पर निशान आ जाते हैं। लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगती है।
जब लड़की 2 साल की होती है तो जो हरिजन होते हैं वो सूअर बहुत ज्यादा पालते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो ये लड़की उनसे डरा करती थी, उन्हें गंदा कहा करती थी और गंदा, छी ऐसे कुछ वर्ड बोला करती थी और कभी कभी ऐसे शब्द बोल दिया करती थी कि वृंदावन, मुझे वृंदावन जाना है, मतलब ऐसे कह दिया करती थी। 2 साल की उम्र थी, ज्यादा नहीं बोल पाती है। जब ये 3 साल की उम्र में आती है तो ये घर वालों का जीना हराम कर देती है। क्यों हराम कर देती है कि एक दिन इसके पिता एक मुर्गी लेकर आते हैं, मुर्गी था या मुर्गा था, अब उसे घर में ही साफ किया जाता है। जब ये लड़की अपनी आंखों से देखती है तो ये लड़की चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। इसे जब होश आता है तब तक वो मुर्गी पक चुकी थी। इसके बाद ये लड़की पूरे घर में उल्टियां करती है और अपने पिता से कहती है कि छी, तुम कितने गंदे, तुम मेरे पिता हो ही नहीं सकते। हालांकि ये पहले से ही इन दोनों पति पत्नियों को अपने माँ बाप नहीं मान रही थी। ये इस घर में अपने आप को बहुत ही अकेला और बेसहारा महसूस किया करती थी। दिमाग पर बहुत दबाव था। कहती थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे यहाँ पर कुंज गलियों में जाना है, राम स्वरूप मेरे पिता का नाम है, भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, यहाँ तक के शब्द कहती है। अब हरिजन परिवार था, इसे डांटता है, धमकाता है। जब ये उस मुर्गी को रंधा हुआ देखती है तो ये परिवार इसके लिए खाना परोस कर लाता है। जब परिवार खाना परोस कर लाता है तो ये लड़की उसे देखकर फिर घबराने लगती है और कहती है कि माँ, क्या मुझे जीने नहीं दोगी? मैं ऐसी चीजें नहीं खाती, मैंने कहा ना मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैंने कहा ना मैं ब्रज की हूँ। हालांकि ये गांव भी ब्रज में ही आता है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर वृंदावन की हूँ। क्या तुम कैसे लोग हो, तुम कैसे रहते हो? ये बहुत चीखा करती थी, घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। रात हो जाती है, रात के 9 साढ़े 9 का टाइम हो जाता है। माँ जब पूरा इंतजार करती है तो बेटी के पास जाती है, कहती है कि बेटा क्या हुआ? वो झट रोने लगती है, माँ के गले लिपट जाती है, कहती है कि जो भी है ठीक है, क्योंकि समझदार बहुत ज्यादा थी। कहती है कि माँ तो आप ही हो मेरी, पिछले जन्म में मेरी माँ नहीं थी, माँ मेरा ये दूसरा जन्म है, मैं कैसे रहूं ऐसे घर में? तुम लोग कितनी गंदगी से रहते हो, मुझसे नहीं रहा जाता। 3.5 साल की बेटी दरवाजे पर बैठकर रो रही है और कहती है कि माँ, जीव हत्या कैसे कर लेते हो? क्या सच में ही आप लोग ऐसे हो? मुझे कहीं भेज दो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। क्योंकि पड़ोसी भी ऐसे ही थे, क्योंकि वहां पर हरिजनों का पूरा एक मोहल्ला होता है। दोस्तों, ये लड़की बहुत ज्यादा विलाप और रोती है तो यहाँ पर माँ कहती है हाथ कर कर कि बेटा, मैं तुझसे वादा कर रही हूँ, आज के बाद इस घर में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। जब माँ ऐसा कहती है तो ये 3.5 साल की लड़की अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि पक्का वादा? तो माँ कहती है कि हाँ बेटा, पक्का वादा है, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा, ये तेरी माँ का वादा है। ठीक है। लेकिन वो उस घर के सुअरों से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो उन्हें देखकर डरा करती, पिता उनको अपने साथ ले जाया करते तो वो बहुत परेशान हुआ करते। अब कुछ दिन और बीतते हैं। अब इस लड़की के सर पर गुमान चढ़ता है और इसकी बड़ी बहन की शादी होती है। जब बड़ी बहन की शादी होती है तो इनकी शादी में जो सुअर होता है उसका मांस बहुत खाया जाता है, यानी ये सब कुछ बनता है। आप लोगों को भी पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब ये उस माहौल को देखती है, 4.5 साल की उम्र में ये पूरे घर में तांडव कर देती है, रोती है, इतना रोती है। जब ये सुअर के साथ ये बर्बरता करते हैं तो ये रो रो कर बेहोश हो जाती है। ये बहुत कमजोर थी क्योंकि वहां पर इसको इसका खाने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। दोस्तों, शादी तो करनी थी। इस लड़की को एक कमरे में बंद किया जाता है, छोटा सा घर होता है, माँ पूरे दिन इसको संभालती है। 4.5 साल की उम्र इसकी लगभग जब हो जाती है। अब यहाँ पर आपने एक और चीज होगी, जो हरिजन परिवार होते हैं वो गांव में वो हर जमींदार के पास जाते हैं, उनका एक अलग रूल है। तो ये जब इसकी माँ इसको लेकर जाया करती थी तो वहां पर ये नगर निगम की तरफ से जो कूड़ा उठाते हैं उस चीज में होते हैं। हर इंसान की एक अलग जगह है और अपने अपने हिस्से के काम सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी। अपनी माँ से कहा करती थी, तुम ऐसा क्यों करती हो, ऐसा तुम मत किया करो। जब ये वहां पर दूसरे तबके के लोगों के घर में जाती है तो वहां पर ये चैन की सांस लेती है बहुत ज्यादा।
जहाँ पर इसकी माँ जाया करती थी। गांव में जो जमींदार होते हैं और घर होते हैं जहाँ से कूड़ा उठाना होता है, तो वहां पर ये बैठ जाया करती थी घंटों तक, और सुबह से शाम तक उनके ही दरवाजे पर बैठी रहा करती। कहती कि मुझे यहाँ पर बहुत ही सुकून महसूस होता है, यहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर सही जगह पर आई हूँ। अब वहां पर एक महिला इसे देखकर इसकी माँ से कहती है कि ये क्या मामला है, तुम्हारी बेटी पूरे दिन हमारे घर बैठी रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो महिला बहुत ही सीधे और शांत स्वभाव की थी, तो इस लड़की को अपने घर के अंदर बुला लिया करती है, टीवी दिखाती है, इसको घर के अंदर बिठाती है, चाय भी पिलाती है, खाना भी खिलाती है। और हाँ, आप लोगों को इस लड़की का नाम बताऊं, इस लड़की का नाम भी रेखा रखा जाता है। अब रेखा गोरी चिट्टी, बिल्कुल उसको कोई देखकर कह नहीं सकता कि ये हरिजन परिवार से है, और वहां पर ये बहुत अच्छे से रहने लगती है। दोस्तों, केवल रात को सोने के लिए ही ये अपने घर जाया करती है। ये महिला इसे देखकर बहुत ही ज्यादा, पुराने जमाने की बात थी, उस समय आपको पता है क्या परिस्थिति थी देश में, आपको पता है, आप जानकार हो, बिल्कुल मैं ज्यादा नहीं कह सकती। अब यहाँ पर ये महिला बहुत दया इस पर दिखाती है और इस लड़की का भी यहीं पर मन लगता है। लेकिन अब ये उस महिला से कहती है कि चाची, मुझे वृंदावन जाना है, मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यानी जब ये 5 साल की उम्र में हो जाती है और 6ठी साल में चलती है इन सब मामलों के बीच में, तो अब ये उस चाची से खुलकर बात करने लगती है, जो गांव में चाची थी, जिनके घर इनकी माँ कूड़ा उठाने के लिए जाया करती थी। वो हाथ पकड़ती है, कहती है कि चाची, और यहाँ पर ये चाची भी बिल्कुल छुआछूत नहीं माना करती थी। वो कहती है कि चाची, मुझे वृंदावन भेज दो, मेरे बाबा, मेरी माँ तो है नहीं, मेरे बाबा राम स्वरूप हैं और वो कान्हा की भक्ति में है, मुझे वहां पर जाना है, मेरे बाबा जीवित होंगे, मुझे पक्का पता है। तो ये चाची कहती है कि बेटा, आखिर मामला क्या है, तू ऐसी क्यों है, क्या बात है, मुझे खुलकर बता, मैं तेरी चाची हूँ और तेरी मदद जरूर करूंगी। दोस्तों, जब रेखा, जो अपनी माँ से भी नहीं रो पाती है, तब रोती है वो उस चाची से। कहती है कि चाची, मैं तो वृंदावन के कुंज गलियों में रहा करती थी, हमारा एक छोटा सा घर था उन कुंज गलियों में। मैं चाची अपने पिता को धोखा देकर एक लड़की के साथ प्रेम विवाह कर लेती हूँ। मेरे पिता का नाम राम स्वरूप होता है, लेकिन मेरा वो प्रेमी मुझे धोखा देता है चाची, मुझे छोड़कर चला जाता है। और मैं जब ये देखती हूँ जिस कमरे पर वो मेरा इस्तेमाल करता है, जहाँ पर लेकर आया था मुझे भगाकर, तो मैं देखती हूँ कि बाबा के पास तो नहीं जा सकती, अब नहीं जा सकती, और चाची, मैं उस कमरे में ही अपने आप को भगवान को समर्पित कर देती हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो रेखा बताती है कि चाची, ये सब कुछ मैंने किया है पिछले जन्म में, और मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, चाची एक बार मुझे मेरे बाबा के पास भेज दो। यहाँ पर जब रेखा की माँ आती है तो रेखा की माँ से कहती है कि सुनो, तुम्हें अपनी बेटी की इच्छा पूरी करनी चाहिए, तुम एक माँ हो और माँ का कर्तव्य निभाओ। यहाँ पर ये चाची करीबन 2000 रुपए, उस जमाने में जब ये जमाना, मतलब पैसों की बहुत अहमियत होती है, 2000 रुपए इसलिए देती है कि इसको इसके घर जाकर इसके पिता से मिलवा कर लाओ। दोस्तों, इसके बाद ये लड़की अपनी माँ और अपने पिता को लेकर वृंदावन की कुंज गलियों में जाती है। जब ये वृंदावन की गलियों में जाती है तो वहां पर लोग इनकी तरफ अजीब तरीके से देखते हैं, लेकिन फिर भी ये चलती जाती है। और जब ये अपने घर पहुंचती है, अपने घर को ये खुद ढूंढती है 6.5 साल की उम्र में, यानी 5.5 या 6.5 साल की उम्र इसकी रही होगी। रेखा अपने घर जब पहुंचती है तो इसका पिता चारपाई पर पड़ा हुआ था, शायद आखिरी समय चल रहा था। रेखा ने सही अंदाजा लगाया। रेखा अपने बाप के पैर पकड़ लेती है, कहती है कि पिता, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे तो जितनी सजा मिले ना उतनी ही कम है, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो वो कहती है कि बाबा, ढंग से देखो, क्योंकि उस बाबा को दिखने से बंद हो चुका था। तो वो जब नजदीक आकर देखता है रेखा को तो कहता है कि कुमारी, तुम, बेटी तुम आ गई, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था, अब मैं चैन से मर पाऊंगा। मेरी बेटी कुमारी मुझसे मिलने आई है। दरअसल रेखा का पिछले जन्म में नाम कुमारी होता है, गरीब परिवार से होते हैं, लेकिन घर एक साधु संतों की तरह था। जहाँ संतों की नगरी है वहां पर तो आपको पता है
यहाँ पर कुमारी को देखकर वो पिता बहुत प्रसन्न और खुश होता है और कहता है कि तुमने जो किया सो किया बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने मेरे पास आना क्यों बंद कर दिया? पता है मैं दरवाजे पर तेरे लिए कितनी राह निहारी है, पता है मैंने तेरा कितना इंतजार किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होता है, करीबन 2 दिन बाद कुमारी वहीं पर रहती है वृंदावन में अपने पिता के पास, क्योंकि पिता बिस्तर से लग चुका था। कोई खाना दे दिया करता था तो ये खाना खा लिया करता था, वरना भूखा प्यासा अपने बिस्तर पर रहता है, कोई भी इनका रहता नहीं है। यहाँ पर 2 दिन बाद कुमारी के पिता, जिनका नाम राम स्वरूप होता है, वो इस दुनिया से चल बसते हैं। कुमारी अपने पिता को अंतिम विदाई देती है। इस जन्म के माँ बाप से कहती है कि मैं ऐसी जगह पर पली बड़ी हूँ, अब मैं कैसे मांसाहार को कर सकती हूँ। मैं श्री हरि की बहुत बड़ी भगत थी, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। शायद उसी गलती के लिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है और मुझे याद दिलाया है कि तुमने क्या किया है। दोस्तों, कुमारी वहां से 12 दिन अपने पिता के पूरे कर आती है। ये बहुत चर्चा का विषय बनता है। और इसके बाद कुमारी उर्फ यहाँ पर जो रेखा होती है अपने घर आती है। घर वाले समझ जाते हैं और बेटी के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन जब बाप बेटी का मिलाप होता है तो ये बाप बेटी बहुत रोते हैं, बहुत बिल्लाते हैं। गले पर जो निशान थे वो निशान थे जब इसने अपनी आखिरी सांस छोड़ी थी, जो मैंने आपको बताया, प्रेमी ने जब इसको धोखा दिया। यहाँ पर बदले की भावना खत्म हो जाती है, लेकिन आगे जो होता है वो और भी बुरा होता है। कुमारी उर्फ रेखा अपने परिवार के साथ तो अब एडजस्ट करना यानी रहना सीख रही थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, सभी बहनों की शादी शुद्ध शाकाहारी रूप में होती है, जिंदगी बढ़ती है और रेखा बड़ी हो जाती है। जब रेखा बड़ी होती है तो रेखा के लिए रिश्ता ढूंढा जाता है। अब भाई हरिजन परिवार में थी तो हरिजन का ही रिश्ता ढूंढा जाता है। अब जब सारी समस्या रेखा की परिवार वालों को बता दी जाती है, लेकिन रेखा का जो पति था वो चोरी चुपके शराब का सेवन करता है। शराब का सेवन करता है, ये बात घर वालों को पता नहीं होती है और बड़ी बहन के साथ रेखा की शादी उस घर में हो जाती है। जब रेखा उस घर में जाती है तो कुछ दिन तक वो घर वाले भी रेखा की मजबूरियों को समझते हैं और उस घर में मांसाहार नहीं बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, थे तो हरिजन। अब इसके बाद रेखा को पता चलता है कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो शराबी है। वो भगवान से कहती है कि ये मेरी करनी का फल है, मेरे कर्मों का दंड आप मुझे दे रहे हो ना, मुझे पति का सुख भी नहीं मिलेगा। ये बात सत्य है, क्योंकि मैंने अपने पिता को दगा दिया था। वो चीज तो मुझे एहसास होगी, मेरा पिता जो मेरे लिए बिल्का है, भले ही उसने माफ कर दिया, लेकिन श्री हरि तुम तो न्याय करोगे। रेखा इस तरह की बातें करती है। इसके बाद वो पति रेखा से नफरत करने लगता है, कहता है कि तू तो ऐसी है, उसे गाली देकर बोलता है। लेकिन रेखा शांत रहती है, क्योंकि अब वो बड़ी अवस्था में आ चुकी थी, दुनियादारी को समझ चुकी थी। रेखा धीरे धीरे अपने वक्त को निकाल रही थी। लेकिन घर में जब भी मांसाहार बनता तो वो घर से बाहर बैठ जाती। पति को ये बात पसंद नहीं आती है। जब उसका पति, मैं कहाँ तक आपको बताऊं, उसका पति जब उसके करीब आता है तो कहती है कि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसी वजह से वो पति उससे नफरत करने लगता है, उसे मारने पीटने लगता है कि जब तू मेरे साथ रह ही नहीं सकती तो तुमने शादी क्यों की? मैं तो ऐसा ही रहूंगा, शराब भी पीऊंगा, मांस भी खाऊंगा। रेखा तमाम कोशिश करती है पति को साफ सुथरा रखने की, पति को इन चीजों से दूर रखने की, लेकिन उस व्यक्ति ने रेखा की कदर नहीं की। एक भी बच्चा नहीं हो पाता है और अब यहाँ तक हद हो चुकी थी कि पति ने ठान लिया था कि मैं तुम्हारे हाथों से ही मांसाहार बनवाऊंगा। पिता कई बार इस बात पर उंगली खड़ी करते हैं, लेकिन रेखा अब चुपचाप ये सब कुछ सहन कर रही थी। दोस्तों, जब वो पहली बार मांसाहार को बनाती है तो उसका दिल भर आता है। उसके हाथों से एक जीव की हत्या कराई गई थी और जिससे वो बिल्कुल टूट चुकी थी। वो पति के आदेश अनुसार, क्योंकि वृंदावन की उन गलियों को, वृंदावन के उन संस्कारों को वो जानती थी, पति के विपरीत नहीं जाती है। लेकिन अब वो अपनी जीवन लीला को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। अब रेखा मांसाहार बनाती है, पति को खिलाती है, नहाती है, अपने आप को साफ शुद्ध करती है, गंगा जल के छींटे मारती है और श्री हरि के सामने बैठकर कहती है कि कितनी मेरी परीक्षा लोगे।
अब मैं नहीं रह सकती। चाहे मुझे पशु योनि में डालना या कहीं पर भी डालना, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा हरि, मैं तुमसे साफ कह रही हूँ। दोस्तों, ये बातें उनकी बहन बताती है जो उस घर में आज भी रह रही है। अब इसके बाद जब वो ये कह रही थी तो वो बहन बखूबी जानती है कि मेरी बहन की क्या समस्या है, वो अपनी बहन को संभालती है। लेकिन रेखा कहती है कि दीदी मेरा आराम करने का मन है। दोस्तों, रेखा आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है और जो उसने पिछले जन्म में किया था, वही जो गले पर निशान आया था, वही ये इस जन्म में करती है और ये इस मांसाहार समाज से हार जाती है। जब ये अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजती है तो बहन के रोने के ठिकाने नहीं होते हैं। कहती है कि लाडो, मुझसे छोटी थी, मैं तेरी समस्या नहीं समझ पाई। जिस वक्त तू कमरे के अंदर जा रही थी, अगर मैं तुझे रोक लेती तो शायद आज तू मेरे बीच होती। लाडो, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी सेफ्टी नहीं कर पाई। बड़ी बहन ने बहुत फर्ज निभाए, बहुत कुछ। पति जब मांसाहार लाया करता तो बड़ी बहन ही बनाया करती। जब पति को पता चलता है कि बड़ी बहन बनाती है तो पति सामने खड़ा होकर रेखा से सब कुछ कराता है और जिस दिन पहली बार कराता है उस दिन ही रेखा इस पूरे परिवार को विदा दे देती है, यानी इस दुनिया से चली जाती है। रेखा के इस केस में पुलिस आती है। पुलिस रेखा के पति को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उस पति को जेल हो जाती है। वो लड़की पंच पंचायत के जरिए दोबारा जो बड़ी बहन होती है उस घर में जाती है। लेकिन रेखा की गाथाएं और रेखा की बातें लोग आज भी याद करते हैं। वृंदावन की रहने वाली कुमारी एक रेखा बनती है हरिजन परिवार में अपने कर्म के अनुसार। उसका कोई कर्म ऐसा बिगड़ा था, उसने कहा था कि मैंने अपने इकलौते बाप को धोखा दिया, मेरे पिता मेरे बिन कैसे रहे होंगे। क्योंकि अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। कहते हैं ना कि जितना बुरा करने वाला दोषी है उतना ही बुरा सहने वाला दोषी है। इस चीज में ये तो बात सत्य है। दोस्तों, ये घटना 100% सत्य है। हालांकि आपको ये किसी किताब में या इस लड़की का कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इन गाँव में जाओगे ना, इन गांव की गलियों में जब रेखा के चर्चे सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। पूरे पूरे दिन वो उस चाची के साथ वक्त गुजार दिया करती। कहती कि चाची मुझे अपने पास रख लेना, मैं तेरे घर का सारा काम कर दूंगी, मैं अपने घर नहीं रह सकती। उसका मोह नहीं था अपने घर में। तो एक जीव आत्मा दो रिश्तों में फंस कर रह जाती है, दो समाज के लोगों में। जीव आत्मा अमीरी गरीबी में फंस कर रह जाती है। जीव आत्मा हर उस चीज में फंस जाती है जिससे शायद वो निकल नहीं पाती है। रेखा के केस में ये सब कुछ देखने को मिला। दोस्त, रेखा के लिए जो और तबके के लोग होते हैं और समाज के, वो भी रोते हैं, क्योंकि पूरे गांव में रेखा के बारे में सभी को पता था कि रेखा एक ऐसी लड़की है वृंदावन की, यहाँ पर इसका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर परमात्मा ने कौन सी लीला दिखाई, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन मेरी समझ में इतना जरूर आया कि अगर आप अपने सगे को, जो आपके लिए सच्चा है और आपके लिए खड़ा है, अगर जो लड़कियां अपने पिता को धोखा दे रही हैं ना, सावधान हो जाना, अगला जन्म तुम्हारे लिए तैयार है। हर किसी को याद नहीं रहता, लेकिन फिर उसी हिसाब से तुम लोगों को जन्म मिलते हैं जिस हिसाब से तुम लोग कर्म करते हो। कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। क्यों नहीं सुधार से अपने आप को। रेखा जितने भी लोग उसे मिला करते थे वो सभी से ये कहती है कि कर्म कभी मत बिगाड़ना। एक बार जो कर्म बिगड़ गया तो शायद आपको अनंत काल तक उस कर्म को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। मौका भी मिला तो तुम चाहते हुए उसे नहीं सुधार सकते। जिस तरह से रेखा ने एक भरपूर कोशिश की अपने रिश्ते को सुधारने की, अपने कर्म को सुधारने की, लेकिन दूसरी बार वो फिर अपना कर्म बिगाड़ देती है और आगे जाके उसे और कुछ भी भोगना पड़ेगा। समझते हो ना? क्योंकि अपने आप को अपनी मर्जी से हमारा हक नहीं है। श्री हरि ने हमें जीवन दान दिया है तो हमारा कौन सा हक है हम अपने इस शरीर को या इस चीज को हम छोड़े? घोर पाप लगेगा, घोर पाप, और तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। प्रेत योनि जाने क्या क्या तुम्हें सहन करना पड़ेगा। तो सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर को हमारा आदेश नहीं है या हमारी क्षमता नहीं है या हमें मतलब सामने से नहीं है कि हम इसने अपने शरीर के साथ ऐसा करें। जो कुछ करेंगे वो करेंगे क्योंकि उन्होंने दिया है। क्या तुमने ये बनाया है?
उन्होंने दिया है ना, अपने हिसाब से रचा है ना, तो अपने हिसाब से प्राण निकालेंगे भाई। तुम कोई नहीं होते, तुम्हारे शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी मन पापी कहता है कि मैं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हर महिला आपको अबला नारी दिखेगी, हर महिला एक बड़े से बड़ा दोषी इंसान भी, उसके अंदर भी एक अच्छाई छुपी हुई होती है। और एक बड़े से बड़ा क्राइम करने वाला भी पता है अपने आप को जस्टिफाई करता है, यानी अपने आप को साफ और शुद्ध सिद्ध करता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी उल्टी सीधी भावनाएं भरी रहती हैं। वो अज्ञानता में कहता है कि मैं सही हूं, मैंने जो किया है वो सही किया है, लेकिन उसे नहीं पता समाज के दृष्टिकोण से आपने गलत किया है। तो रेखा जैसे कदम बिल्कुल मत उठाना। रेखा ने अपने पिता को अकेला छोड़ दिया, पता है उसके वियोग में पिता जो जीता 50 साल या 30 साल या 40 साल, वो पिता 10 साल में ही इस दुनिया से चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, मैं उस महिला की भी बहुत तारीफ करना चाहती हूँ जिसने उस समय में 2000 रुपए दिए थे। और हाँ, रेखा से उस महिला का जो चाची थी इतना लगाव हो जाता है कि रेखा की शादी में कानों के जो कुंडल होते हैं सोने के बनवाकर, नाक के सोने की बनवाती हैं और पैरों की पायल और बिछुआ बनवाकर रेखा की शादी में देती है वो महिला, क्योंकि रेखा उसे इतनी ज्यादा अच्छी लगा करती थी। वो कभी नहीं समझती थी कि रेखा ऐसी है, ये है। रेखा को वो बहुत पसंद किया करती थी। जिस दिन उस महिला को पता चलता है कि रेखा यहाँ पर संघर्ष नहीं कर पाई, वो महिला फूट फूट कर रोती है। तो दोस्तों, कभी भी अपने जीवन में ऐसा कुछ मत लाना, ऐसा कुछ मत करना। आप भगवान के अंश हो, उस अंश को पहचानो। कोई कर्म बिगड़ता है तो हम एक उसी हिसाब के कुल में पैदा होते हैं। कुल एक तरह के नहीं होते। कहीं पर देखा है आपने बहुत मान मर्यादा वाला कुल होता है, कहीं पर आपने देखा है कि एक कुल की समाज में इज्जत नहीं है, कहीं पर आपने देखा है पैसों की कमी है। अगर भाई सभी इंसान एक समान होते या हम अपने हिसाब से चलते तो हमारा मन क्यों, हम क्यों गरीब रहे? हम तो अमीर बनेंगे भाई। अरे हम भी गाड़ियों में घूमेंगे और हम भी शान और शौकत से पैसा उड़ाएंगे, फिर हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, सब कुछ वो करते हैं। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम अपना अपना करते हो। जिस दिन तुम्हारे हाथ में दे दिया ना कुछ, तो तुम इंसान नहीं रहोगे, राक्षस की प्रगति में आ जाओगे। बिना कुछ दिए ही तुम राक्षस प्रगति के काम कर देते हो। तो दोस्तों, इस स्टोरी को समझना और इसके ऊपर अपने ऊपर काम करना। जिस तरह से मैं क्या कहूं कि अपने ऊपर, जैसे मैं अपने ऊपर काम करूं, ऐसे ही आपको अपने ऊपर काम करना है। दूसरे के ऊपर हम बाद में काम करेंगे, पहले हम अपने ऊपर काम करेंगे। मैं आपसे बोल रही हूं, इस कहानी को सुनने के बाद मैं अपने ऊपर काम करूंगी। मैं अपने आप में सुधार करूंगी कि मुझसे कोई कर्म ना बिगड़े। हर कहानी के साथ मैं एक प्रेरणा लेती हूँ कि भाई मुझसे ऐसा कुछ ना हो। पूरे दिन भर मैंने एक जीवों की घड़ी बताई, दोपहर को बताई थी, उसमें कहा, एक कमेंट आया कि दीदी दिन भर में हमसे जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो भाई मैं साफ साफ शब्दों में कहती हूँ कि जिन लोगों से गलती से होती है उसका पाप नहीं लगता है आपको, लेकिन आप जानबूझकर करोगे तो पाप लगेगा। एक चींटी आपको चलती हुई नजर आ रही है और आप उससे पैर इधर भी कर सकते हो, और जानबूझकर अगर आपने उस पर पैर रखा तो आपको उसका पाप लगेगा और भोगना पड़ेगा। इसी तरह से हम चल रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दी और हमसे गलती से हो गई, तो इसका हमें पाप नहीं लगेगा। ये लिखा हुआ है और ऐसा होगा, सच में ही होगा। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पाई हूँ किसी कारणवश। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय